नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएन पर। हमारे साथ हैं आज भाई सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र जी मेरे लिए मित्र भी हैं और कांग्रेस की राजनीति में प्रवक्ता जो होता है उसकी अपनी एक भूमिका होती है। उसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर माइनस भी कर दूं तो मुझे जो लोग नजर आते हैं कि जिस सरापा कहते हैं सर से पांव तक कांग्रेस की राजनीति में और कांग्रेस की विचारधारा में जो लोग डूबे हुए हैं, जिनका एक एक स्टेटस एक एक कहा हुआ देख के समझ में आता है कि कोई गांधी नेहरू को मानने वाला आदमी ये बात कर रहा है, तो उनमें से एक है भाई सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत मन है कि आप कभी स्टूडियो आए तो एक डेढ़ घंटे बैठ के बतियाया जाए। जब आप हुक्म करेंगे तब मैं हाजिर हो जाऊंगा और इस इंट्रोडक्शन के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। वो कहते हैं ना कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था और तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हम क्या खरीदेंगे, हमारी सर औकात सर नहीं है सर आपको सर खरीदने सर की। सर 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 दिल ही सर खरीद सकता है। ये बताइए सुरेंद्र भाई कि यूपी में जो चल रहा है, अगले साल होना है इलेक्शन और उसके पहले तमाम अफरा तफरी यूपी से लेके दिल्ली तक दिख रही है। एक हकीकत यह है कि आप विधायक खरीदते जा रहे हैं, सांसद खरीदते जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत के करीब पहुंचने की कोशिश करते जा रहे हैं। दूसरी हकीकत यह दिख रही है कि जमीन कहीं ना कहीं दरक रही है। राम मंदिर चोरी का मामला शुरू में दबाने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन आज हालत यह है कि यूपी से वो लोग जो भाजपा के वोटर है, हमारी आपकी जो जाति है, तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हैं जो भाजपा के वोटर हैं, वो फोन करके पूछ रहे हैं कि अशोक यार वाकई ऐसा हुआ है। इसके अलावा कल जो भूपेंद्र यादव जी के साथ हुआ है कि उनके सबसे करीबी पीएस एपीएस उन सबको अचानक हटा दिया गया। 30-40 साल से मैं भी दुनिया को देख रहा हूं, इस तरह की घटना बहुत कम या शायद मुझे तो नहीं याद आ रही है कि किसी भी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की, जब अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार थी, ये नहीं सुनाई दिया। मंत्रियों को तो हटाया गया लेकिन मंत्री का पूरा स्टाफ गायब कर दिया गया और वो भी भूपेंद्र यादव जी का। तो कई सारी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं कि लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो न खाऊंगा न खाने दूंगा को मैं घूमूंगा तुम खाते रहो टाइप के नारे में बदल दिया गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। यूपी के इलेक्शन में मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि भूपेंद्र यादव बहुत करीबी माने जाते हैं अमित शाह जी के, और अमित शाह जी राम मंदिर एक बार भी नहीं गए हैं उद्घाटन के बाद, जबकि भाषणों में और बाकी सब जगहों पर वो इसकी बात करते रहे हैं। क्या कहीं आपको शाह योगी का खेल या क्या दिखाई दे रहा है? बल्कि सवाल को छोड़ दीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूं कि आप बताइए। अशोक भाई, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लूट हो रही है। हम्म। एक लाइन की बात है, लूट हो रही है। इन लोगों ने कहा था कि राम के नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन इन्होंने कभी ये तो नहीं कहा था कि राम के दाम की लूट है, राम के धन की लूट है, राम की जमीन की लूट है, राम के जो है चढ़ावे की लूट है, चंदे की लूट है। तो और वो लूट जिस तरीके से हो रही है वो कटिंग क्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज हो रही है। आप देखिए ना कि आप कह रहे हैं एक तरफ कि भाई ये बहुमत की ओर जा रहे हैं। इस तरीके से बहुमत की ओर अगर जाना है, अगर आपको ईदी अमीन बनना है, आपको अगर क्या नाम किम जो बनना है, आपको हिटलर बनना है, तो कौन रोकता है? कुदरत रोकेगी जनादेश की आप? भी लूट है। नहीं जनादेश तो की भी लूट, लूट है। वही वही मैं कह रहा हूं ना कि लूट जो हो रही है खाली राम के नाम पर, राम के दाम पर नहीं, जनादेश लोकतंत्र की जो लूट है उस ये सबसे बड़ी लूट है। आप बताइए टीएमसी के विधायकों को, टीएमसी के एमपीज को, शिवसेना के विधायकों को, शिवसेना के एमपीज को, और क्या नाम आप पार्टी के राज्यसभा के सदस्यों को, और इसके बाद जहां जहां वो लोग पाते हैं। आप ये चीज, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से जनादेश की तो लूट कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह इस समय पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी के राज में, क्योंकि नेतृत्व तो मोदी जी का है, तो मोदी जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं सिर्फ लूट चल रही है। उनका द्रोण पता नहीं कहां चला गया। इजराइल वालों ने वापस ले लिया है, क्या कर लिया है, क्या नहीं कर लिया है, हमें नहीं पता। वे भ्रष्टाचार को देखने वाला द्रोण करते थे, लोकतंत्र को, लोकलाज को बचाने वाला द्रोण की बात करते थे, तो वो कहां चला गया नहीं मालूम है। नेतन्याहू ने वापस ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने मार गिराया है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो इस समय द्रोण कहीं नहीं दिखाई दे रहा। बारिश बहुत है और बादलों में राडार काम नहीं कर रहा है, तो वो ड्रोन चल रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है मोदी जी तक, सिग्नल नहीं पहुंच सर पा रहा। वो ड्रोन रडार ऑपरेटेड है ही नहीं ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ड्रोन मसला है। ड्रोन रडार ऑपरेटेड होता तो आपकी बात भी मान लेते। मसला ये है कि ड्रोन जो है रडार ऑपरेटेड है नहीं, या तो ऑब्सोलीट हो गई वो टेक्नोलॉजी,
और इजराइल की कोई टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी, चाहे पेगासस हो चाहे कुछ हो, वो हम मान नहीं सकते। आप देखिए, जिसकी जो जानकारी चाहते हैं वो उनको मिल जाती है। रात में 1:30 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर पे रेड हो जाती है और वहां का अधिकारी हटा दिया जाता है। आपके सामने है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं। सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। तो जहां पर इनकी सूचना तंत्र में होना चाहिए, वहां बादल बादल कोई फर्क नहीं करता है लोग। मसला आपने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के लिए पूछा और देश के लोकतंत्र के लिए पूछा, तो इस वक्त मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि रामधन की बात तो हम अभी करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस पूरे देश में इन लोगों ने लोकतंत्र को लूटने का एक बाजार सा बना दिया है और उस बाजार को बेशर्मी और निर्लज्जता और बेहयाई का आवरण उठा दिया है। पहले लज्जा आभूषण होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में समाज और राजनीति में निर्लज्जता आभूषण हो गई। लेकिन ये बताइए कि मुद्दे बन क्यों नहीं पाते हैं? राम मंदिर पे तो हम लौटेंगे, जैसे मोहन यादव जी को लेके आया, कांग्रेस ने ही उसका खुलासा किया। लेकिन एक तो दिग्विजय सिंह जी ने वहां पे बयान दे दिया, आपके यहाँ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश जी, उन्होंने बयान दे दिया कि सब कुछ लीगल रूप से आया है। तो वो मुद्दा जितना बड़ा बन सकता था मोहन यादव जी वाला, उतना बड़ा बना नहीं, जबकि सूत्र ये बता रहे हैं कि भूपेंद्र यादव के यहाँ जो इस्तीफे हुए हैं, उसमें मोहन यादव वाला मामला भी शामिल है। और अब मैं मंत्रिमंडल दो में जो फेरबदल हो रहा है। जी, जी मैं प्लीज। दो चीजें कहता हूं आपसे। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल मुद्दा बनता कैसे है? मुद्दा कभी पॉलिटिकल पार्टियां तो बनाती नहीं। आप बोफोर्स के टाइम से मीडिया हम भी बनाती है। काम कर रहे हैं, हम्म। आप भी हम्म। काम कर रहे हैं, आपको याद होगा। उससे पहले का तो भाई मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं, रोज बोफोर्स कैसे। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में रोज खबर छपती थी और हाँ रोज हाँ, 10 सवाल पूछे जाते थे। तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि मुद्दा बनता कैसे है। हम लोगों के ऊपर तो आप कोई भी आरोप लगा दे या कोई भी बात कर ले, दिग्विजय सिंह जी खाटी के कांग्रेसी हैं, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या नहीं कहा, या अखिलेश यादव जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा हो। अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा कि या दिग्विजय सिंह ने ये नहीं कहा कि मोहन यादव ने बेईमानी नहीं की। उन्होंने तो, अखिलेश यादव ने ये कहा कि साहब, वो जो मोहन यादव ने तो 168 एकड़ के प्लॉट लिए हैं। यहां पर तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में 600 एकड़ के, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अब किया क्या, बड़ी हम्म। चतुराई से जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसने वो हेडलाइन गायब कर दी। जी। अखिलेश यादव का पूरा बयान पढ़िए, किसी को नहीं बचाया, किसी ने, किसी को हम्म। भी। भाई आप, उन्होंने एक ही चीज कही ना कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चूंकि पिछड़े हैं इसलिए उनके 168 का सामने आ रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गोरखपुर में 600 एकड़ से ज्यादा का उनकी जो खरीदारी है वो लीगल है, इनलीगल है, क्या है मैं नहीं जानता, तो वो कोई नहीं उठा रहा है। तो हम्म। मसला क्या हुआ कि उन्होंने एक सेलेक्टिव, जैसे दिग्विजय सिंह जी का एक मैं आपको बयान बताऊं, बनारस में दिया था सर, 2011-12 की बात है जब उस्मा बिन लादेन मारा गया था। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। हाँ। तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। उन्होंने कहा था कि भाई ओसामा बिन लादेन दुनिया का कुख्यात खूंखार आतंकवादी अमेरिकन सील्स के द्वारा मारा गया, इसका हम स्वागत करते हैं। अब पाकिस्तान ये बताए कि एबटाबाद जैसे सैनिक शहर में, जो पूरा सैनिक शहर है, एबटाबाद के सैनिक शहर में ओसामा जी क्या कर रहे थे। ये ये व्यंग था। उनका पूरा ये उनका पूरा बयान था। मीडिया बिल्कुल। ने बेईमानी उसी वक्त से करनी शुरू कर दी थी। सिर्फ ओसामा जी ले लिया और उसको चलाते रहे। सिर्फ ओसामा जी ले लिया, पूरा कंटेस्ट चेंज कर दिया। तो दिग्विजय सिंह जी के लिए, अखिलेश जी के लिए या हमारे अन्य लोगों के लिए ये सब चीजें करके कर क्या रहे हैं कि मुख्य विषय से विषयांतर कर दे रहे हैं। अब सवाल आप भी क्या है, आप दिग्विजय सिंह जी पर कर रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह खाटी के कांग्रेसी हैं, उन पर कोई सवाल कोई उठा ही नहीं सकता, बरगद के वटवृक्ष की तरीके से हैं वो, मैं आपको ईमानदारी अगर से बताऊं। अगर मैं ये सवाल नहीं करता सुरेंद्र जी, तो आप क्लियर कैसे करते? नहीं नहीं, मेरी मेरी शिकायत आपसे तो, चूंकि आप सवाल तो इससे भी खराब कीजिए, उससे भी कड़े कीजिए। बिल्कुल। आप तो जवाब देने का बिल्कुल। मौका दे रहे हैं ना, आप मेन स्ट्रीम मीडिया का है। हम्म। आपको हम्म। हम गोदी मीडिया कहने की हिमाकत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जी। सवाल पूछना आपका धर्म है, उसके बाद पूरा का पूरा बताना दिखाना आपका कर्म भी तो है। आप दिखाते भी तो हैं, आप बिल्कुल। सेलेक्टिव तो नहीं होते कि मेरी बिल उसमें सवाल ही नहीं वो उठता। करके कि मोहन यादव आप कह दे कि नहीं, अखिले, क्या नाम, सुरेंद्र राजपूत ने, दिग्विजय सिंह नहीं,
अखिलेश यादव की हिमायत की। ये तो ये हमारा ये काम नहीं है। ये काम ही नहीं है आपका। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो मुख्य मेन स्ट्रीम का जो सो कॉल्ड मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो और चाहे वो नोएडा का मीडिया हो, ये लोग सवाल उठाने का हमारा काम है, प्रश्न करना प्रतिपक्ष का काम है। हमारे पास कहते हैं साहब सबूत दे दीजिए। अरे भाई सबूत हमारे पास एजेंसी हमें दे दो, हम सबूत लाके दे देंगे। जब बफोर्स में आपने आरोप लगाया था, क्या सबूत था आपके पास? स्वीडिश अरे रेडियो का। अभी जो हाल में बोफोर छोड़ दीजिए, अभी जो आपने लगातार आरोप लगाए थे 2013-14 में, हाँ, ये 4 वो 3 ये घोटाला वो वो घोटाला, वो किसी का वो कोई सबूत किसी के पास नहीं था। किसके पास सबूत था? तो अब क्या है कि इन लोगों ने मूल रूप से इस तरीके की जब बातें करते हैं, तो इसमें मेन जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनके साथ जो इनका संगठन है, वो है मीडिया का। अगर 15 दिन मैं आपसे बताता हूं अशोक भाई, 15 दिन ये मेन स्ट्रीम का मीडिया सिर्फ ईमानदार हो जाए, हमारे पक्ष की बात नहीं करे, जनता के पक्ष की बात करे और जो इनका निष्पक्ष हो काम है जाए। वो करे, हाँ निष्पक्ष हो हम्म। जाए 15 दिन के लिए, सड़क पर ये लोग चल नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले सड़क पर नहीं चल पाएंगे। इनको तो बचाने का ठेका ले रखा है, जी। ऐसा ठेका कि मतलब हद खत्म हो जाती। आपकी आंखों से कानों से खून गिरने लगेगा इनके कुतर्क सुन करके। मतलब हम तो रोज झेलते हैं उनको। कुतर्क सुन करके आपको आपके कानों से खून निकलने लगेगा, मैं आपको बताऊं। तो जो आप बात कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं, मुद्दे दबाए जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, मुद्दों को रॉटन किया जा रहा है, सड़ाए जा रहे हैं मुद्दे। और मैं आपको बताऊं जो मेन स्ट्रीम मीडिया और जो संस्थाएं जो इन्होंने कंप्रोमाइज कराई है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, हम्म। चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो और चाहे वो बाकी संस्थाएं हों। अब आप देखिए ना कि हर आदमी के मन में भय है। अभी आप कुछ ज्यादा ज्यादा अपनी सीमा से ज्यादा बोलिए तो आपको कहेंगे कि साहब ईडी आ गई आपके पास। और अब एक नया कानून ला रहे हैं। नया कानून क्या है कि अगर 30 दिन तक ईडी ने आपको जेल रखा तो 31वें दिन आप तुरंत अपने पद से मुक्त हो जाएंगे, भले ही आप मुख्यमंत्री हो। हम्म। ये नया कानून ला रहे हैं। यानी आपको खत्म करने का खाली प्रतिपक्ष को ही नहीं, अपने साथ योगी जी मान लीजिए किसी बात से मोदी जी से नाराज हो गए, लोकतंत्र है, मतभेद होता है, या अमित शाह जी से नाराज हो गए, अब योगी जी के पास ईडी जाएगी और ईडी उनको गिरफ्तार करेगी जैसे हेमंत सोरेन को किया था। और 30 दिन से पहले जमानत मिल ही नहीं सकती ईडी के पीएमएलए एक्ट में, 6 महीना लग जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। उसके बाद अब वो बिल्कुल आप ठीक बात। पदच्युत हो गए। तो ये इस तरीके का जो काम हो रहा है, जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर हम सवाल उठाते हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया या प्रिंट मीडिया में कहां जगह पाता है, कहां विमर्श तो उसी से बनेगा ना। ये तो भगवान भला करे आप जैसे लोग आ गए तो कुछ थोड़ा बहुत हम बोल पा रहे, कुछ सोशल मीडिया आ गया तो आप बोल पा रहे, बिल्कुल। नहीं तो बिल्कुल। अभी अब ये सोशल मीडिया पे भी नकेल कसने जा रहे। तो ये जो चीजें हैं इसलिए मुद्दे नहीं बन रहे, इसमें प्रतिपक्ष की गलती नहीं है। वरना आप देखो श्री राहुल गांधी जी, किस आदमी ने सोचा होगा, किस आदमी ने, जो परिवार 48 साल जेल में रहा, जिस परिवार का नाम 196 मुल्कों में लेने में इज्जत मिलती है, जिस परिवार ने दो दो प्रधानमंत्री अपने घर घर से खोए हों, शहीद हुए हों, जिस परिवार के, और उस परिवार के जो चश्मे चिराग हैं, वो 4000 किलोमीटर पैदल अपने लिए चले क्या? वो नहीं चले अपने लिए, वो देश के लिए चले, परिस्थितियों को देखने के लिए चले। क्यों? क्योंकि मीडिया साथ नहीं दे रहा, संस्थाएं बिल- कंप्रोमाइज्ड है। तो वो जन जागरण के लिए वो शख्स चला, उससे पहले मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और मैं उस चीज को ओन करता हूं। शंकराचार्य जी के, परम पूज्य शंकराचार्य जी जो हमारे आदिदेव हैं, उनके बाद अगर कोई किसी ने नापी है वो भूमि जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, तो वो इकलौते श्री राहुल गांधी जी। एक एक सेकंड रोकूंगा, मैं इस बात से सहमत हूं और यही वजह थी कि आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में नहीं शामिल होता हूं, बचता हूं मैं। जी लेकिन बिना किसी शर्म के भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग शामिल हुए थे। आज तक उसके हाँ, लिए ट्रॉल मैंने किया जाता है, देखा, स्वागत है। लेकिन हम मैंने शामिल देखा। हुए थे क्योंकि हमें लगा था कि ये जो पूरा विजन है, ये विजन में हम साथ खड़े हैं। बाकी जो राजनीतिक दिक्कतें होंगी उस पर सवाल पूछे जाएंगे। खैर, आपने नाम लिया शंकराचार्य जी का, अपने उत्तर प्रदेश में भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं।
हाँ। आप ये देखिए कि उनके ऊपर बच्चे के शोषण का आरोप लगाया गया। किसी पुरुष को, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, किसी पुरुष के पूरी इमेज को खत्म करने के लिए बलात्कार से भी भयानक आरोप है किसी बच्चे के शोषण का, जो उनके ऊपर लगाया गया और खुल के आ गया कि वो सारा कुछ झूठ था, कैसे प्रेशर बनाया गया था। इधर इतना विनय कटियार जी धर्मरक्षक हैं, वो बजरंग दल के संस्थापक रहे हैं। मैं बहुत सम्मान तो उनका नहीं कर सकता, लेकिन वरिष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विनय कटियार जी बयान देते हैं कि आधी रात को मेरी पीएम से बात हुई है, चंपत राय गिरफ्तार हो सकते हैं। उसके बाद पलट जाते हैं उन्हीं चैनलों पर, हमारे चैनलों पर नहीं, उन्हीं चैनलों पर पलट जाते हैं और फिर चंपत राय जी का बयान ये आता है कि मैं मौन व्रत में जा रहा हूं। और चंपत राय की जगह जो बजरंग बागरा जी को बनाया जाता है, जब कल मैंने उन पर रिसर्च किया तो मेरा सर घूम गया कि कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 120 करोड़ के आसपास के घपले का उनके ऊपर आरोप पाया था। कोई सुरेंद्र राजपूत या अखिलेश यादव या अशोक पांडे ने आरोप नहीं लगाया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी ने आरोप लगाया था। आप जानते हैं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहा हूं और मुझे पता है कि सीवीसी की हैसियत क्या होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर किसी के खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही हो सुरेंद्र भाई, तो ये समझ लीजिए कि उतने दिन रात को नींद नहीं आती है अगर सीवीसी की इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट में, और वो तो बड़े अधिकारी थे। ये सब जो खेल चल रहा है, मैं सीधे राम मंदिर वाले मुद्दे पर आ रहा हूं क्योंकि वो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि YouTube पे अगर आप राम मंदिर चोरी पर वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियो नहीं चलता है। उसकी वजह क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जितने लोग भी देखें। ये जो चोरी है, आपने कहा न्यूज नहीं बनती है, इसको भी न्यूज ना बनने देने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन ये न्यूज बन चुकी है। इस हद तक बन चुकी है कि जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है वो भी लगातार दिखा रहा है और जनता के बीच में चर्चा है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो पूरा खेल बचाने का चल रहा है, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा जिंदगी भर तोड़ा है, बनाया कुछ नहीं है। पहली बार एक मंदिर बनाया जिसमें ये सारा कुछ निकल के आया है। इसको आप लोग चुनाव में कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है, किसी के लिए हो या ना हो। और ये जो मुद्दा है इसको आप कैसे फॉलो अप कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें आपने, एक तो आपने परम पूज्य गुरु शंकराचार्य जी की बात की, आज वो लखनऊ में हैं। उसको जो बटुकों को लेकर के जो बात, जितना नीच, निर्लज्ज, घिनौना और जितना भी इसको आप वो कर सकते हैं, वो आरोप लगाया जिस आदमी ने लगाया, शब्द नहीं अब है, तो इसके लिए शब्द नहीं है। शब्द शब्द नहीं है। और वो भी ब्राह्मण बच्चे, छोटे-छोटे 12 साल से कम के बच्चे, जिनकी शिखाओं को पकड़-पकड़ करके योगी जी की पुलिस ने उनके गले तक पे पैर रखा, उनको मारा गया, पीटा गया। और वो आरोप अपने आप, जो अभी एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, किसी एक अखबार ने किया, उसमें दोनों बच्चों ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि हमें 6-6 हजार रुपए ऐसे दक्षिणा दी थी उसने। वो जो फ्रॉड टाइप का आदमी है, कौन अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, मैं तो नाम भी जान मत लीजिए है। नाम ही मत लीजिए, हाँ, नाम ही मत हाँ, लीजिए। तो फ्रॉड टाइप का आदमी है वो। और किसके कहने से किया, क्या किया, वो सामने शंकराचार्य जी निष्कलंक निष्पाप रूप से सामने। मतभेद हमारे भी रहते हैं शंकराचार्य जी से, बहुत राहुल साफ गांधी बात। को हिंदू धर्म से खारिज किया था उन्होंने। मैंने कहा ना, मतभेद हमारे भी रहते जी। हैं। हम हम जी। हम बिल्कुल हम इस बात से इनकार नहीं करते। लेकिन जो परिस्थिति शंकराचार्य जी के सामने उत्पन्न की, उससे किसी भी हिंदू का मन, छोड़िए किसी हिंदुस्तानी का मन भी व्यथित हो जाएगा। जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, वो साक्षात रुद्रावतार है, साक्षात शिव स्वरूप है, अगर हम सनातन धर्म मानते हैं तो उनके ऊपर जिस तरीके से आक्रमण हुआ, वो आक्रमण अप्रत्याशित था। और वो आक्रमण स्पष्ट करता था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अहंकार में रावण से भी बड़े हो गए। इन्होंने राजदंड को धर्मदंड से बड़ा कर दिया, और जबकि हम्म। धर्मदंड को बड़ा बना करके ये लोग सत्ता में आए थे। इसके बाद आने के बाद इन्होंने अब राजदंड को धर्मदंड से बड़ा करके शंकराचार्य जी से कागज पूछे कि भाई तुम प्रमाण बताओ कि तुम शंकराचार्य हो कि नहीं। तो अब जितने भी इनके पाप हैं वो सब सामने आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जिन जिन लोगों ने भी उनके ऊपर जो गंदा काम किया है, शंकराचार्य जी के ऊपर मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि उनको उनको बोलने में हमको लगता है कि हमें खाली अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात नहीं है, चारों शंकराचार्य परम पूज्य जो क्या नाम, हमारे स्वरूपानंद सरस्वती जी थे, उनका सानिध्य भी मुझे मिला। तो मैं आपको बताऊं कि उनसे बात करने, उनके लिए बात करना लगता ही नहीं, क्यों बात करूं उनसे, वो साक्षात वो एक दूसरी दुनिया के लोग हैं।
उनसे तो आप डांट भी खाइए तो भी अच्छा लगता है। तो मेरा ये है कि जिन लोगों ने उनको बेइज्जत करने की कोशिश की है, वो बहुत ही निम्न स्तर के नरक में जाएंगे, ये तो तय है। अब आप आ जाइए राम मंदिर की लूट पर, विनय कटियार पर। विनय कटियार क्या है क्या नहीं है बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन ये लूट खुली कैसे? ये लूट भी राम जी ने खोली, अपने लोगों के बस की नहीं थी, क्योंकि उनका तो आयरन केस्ड ऑफिस है। वहां पर तो आप जा ही नहीं सकते अगर आप संघ के मुलाजिम नहीं है, या संघ के कार्यकर्ता नहीं, या संघ के लुटेरे नहीं। आप अंदर नहीं जा सकते उनके ऑफिस वगैरह में। आप देखिए कहीं पत्रकारों ने जाने की कोशिश की तो कैसे बेइज्जत किया गया उनको, ठीक है ना? तो ये लूट तो राम जी ने खोली। जो आरोप शंकराचार्य जी के ऊपर लगाने की कोशिश की, वो आरोप ट्रस्ट के कई लोगों के ऊपर लगे आपके सामने, और जिन लोगों ने वो आरोप लगाए वो भी नीच लोग हैं, ठीक है ना? तो ये जो दो डाकुओं के बीच में झगड़ा हुआ, राम जी ने ये काम कराया। और जब राम जी ने ये काम कराया तो राम जी ही इसको जो है जनता के बीच में लेके जा रहे। राम जी अगर जनता के बीच में लेके जा रहे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है अशोक भाई जो इसको अब मुद्दा बनने से रोके। हम नहीं मुद्दा बना रहे, मुद्दा तो राम जी का बनाया हुआ है। हम लोग तो जनता के सहयोगी हैं। जनता में गांव गांव जा रहा है मुद्दा, पांव पांव जा रहा है, नगर नगर जा रहा है, डगर डगर जा रहा है कि भाई चढ़ावे पे चोरी। सनातन धर्म कहता है चढ़ावे का चोर जो है वो 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनता है। मैं आपको दो तीन खुलासे करता हूं इसमें। पुजारी लालदास जी होते थे, रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी 83 बिल्कुल। से। जब मुद्दा ये विश्व हिंदू परिषद ने लिया, क्या नाम, अयोध्या का, और संघ ने अपने हाथ में लिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 89 के घोषणा पत्र में लिया, तो वो अकेला आदमी ऐसा था जिसने विरोध किया। उसने कहा कि भाई हमारा धार्मिक मुद्दा है, इसमें राजनीति का क्या मतलब? तो जानते हैं बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था उनके साथ। तब इतना नीच किस्सा, उनको मुख्य पुजारी के पद से किस लिए हटाया गया जानते हैं अशोक भाई? कि उन्होंने जो दक्षिणा थी रामलला विराजमान पर, किसी जजमान ने 10 रुपए चढ़ाए थे, वो उन्होंने अपनी जेब में रख लिए थे, 10 रुपए। और उनको हटा करके महंत सत्येंद्र दास जी को बना दिया गया था। ये वीएचपी ने, संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये साजिश रची थी। क्यों? क्योंकि वो इस आंदोलन में राजनीतिकरण के खिलाफ थे और वो मुख्य पुजारी थे। फिर महंत सत्येंद्र दास को बनाया गया। 93 में, 1993 में, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 1993 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। बिल्कुल। बिल्कुल, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। उन्होंने कई इंटरव्यूज में कहा था कि ये इन लोगों ने, जो लोग राजनीतिकरण किए हैं मंदिर का आंदोलन का, इन लोगों ने 50 से ज्यादा संत मरवाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा। दूसरा खुलासा आप देखिए, चंपत राय जी ने जो सारी, बहुत सी चीजें तो आपके सामने है, उनको बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं सारी चीजें रिपीट कर दूंगा। नहीं नहीं, चंपत ठीक है, राय जी ने ठीक है। 84 करोड़ रुपए की जमीन मंदिर से 8 किलोमीटर दूर खरीदी। 84 करोड़ की, ये कागज कह रहे हैं, आप चाहे तो कागज मैं भेज सकता हूं। और जानते हैं उसमें क्या वो बोया गया है? उसमें चरी बोई गई है गायों को खिलाने के लिए। और मजे की बात आप जान लीजिए, मंदिर ट्रस्ट के पास कोई गौशाला नहीं है। चरी बोई है 84 करोड़ की जमीन। 84 करोड़ की जमीन बेच खरीद करके आप चरी बो रहे हैं। चलिए मंदिर के अगल बगल की जमीन होती है हम मान लेते, ठीक है, आप मंदिर का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन मंदिर से 8 किलोमीटर दूर जो जमीन बगल में 4 लाख रुपए बिस्वा नहीं बिक रही थी, वो जमीन 47 लाख रुपए बिस्वा है। 84 करोड़ की रजिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मतलब प्रमाण के साथ की बात है। और वहां चरी बोई जा रही है और मंदिर के पास अपने कोई गौशाला नहीं, और ये कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े ईमानदार हैं। दूसरी बात, मंदिर में 16 करोड़ श्रद्धालु कुंभ के समय आते हैं 11 महीने में। ये मैं नहीं कह रहा, मंदिर प्रशासन कह रहा है, हमें विश्वास है उस पर। 16 करोड़ श्रद्धालु आते हैं अशोक भाई, और चढ़ावा मालूम है कितना चढ़ता है उस पर? आप भरोसा नहीं करेंगे, अंदाज लगाइए कितना चढ़ता है। 84 करोड़। 4-5 हजार। सर 84 करोड़ चढ़ावा बैंक में गया है। बस। बस
जी 84 करोड़, 16 करोड़ श्रद्धालु इलाहाबाद कुंभ के जब मंदिर दर्शन करने आते हैं तो मात्र 84 करोड़, यानी एक श्रद्धालु ने ₹5.78 दिए। एक श्रद्धालु ने। आप उम्मीद कर सकते हैं एक श्रद्धालु ₹5 देगा? अब तो 5 का नोट भी नहीं आता। अगर 5 के सिक्के आए होंगे तो मेरे ख्याल से 10-20 टन 5 के सिक्के गए होंगे बैंक में। ठीक है कि नहीं? तो वो तो संभव नहीं। बिल्कुल। आप अगर ₹200 भी लगा लीजिए, एक श्रद्धालु का एवरेज होगा। भाई किसी ने 10 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 5000, किसी ने 10,000, ऐसे ही दिया होगा। 10 से कम तो किसी ने नहीं दिया होगा। तो 200 करोड़, ₹200 का अगर आप एक श्रद्धालु पे एवरेज लगा लीजिए, या इन सबको भी आप मीन कर लीजिए, 10, 20, 50, 100, 200, 500 का अगर मीन कर लीजिए तो ₹147 आता है। ₹3200 का चढ़ावा। जमा कितने हो रहे हैं बैंक में? ₹84 करोड़। 84 करोड़। 3116 करोड़ कहां है? और एसआईटी किस पर बन रही है? एसआईटी का भी एक खुलासा ले लीजिएगा जो किसी के पास नहीं है। जो एसआईटी किस पर बन रही है कि बैंक में जो पैसा गया उसमें अनियमितता जो हुई उसकी एसआईटी है। इसकी एसआईटी नहीं है कि एक आदमी ने ₹200 दिए होंगे तो ₹3200 करोड़। 84 करोड़ में से कितने कम या ज्यादा जमा हुए हैं, इसकी एसआईटी है। मतलब ₹100 से कम तो कोई क्या देता है? कोई नहीं देगा सर। तो 200 का एवरेज तो हो ही जाएगा ना, मिनिमम 200 का एवरेज। तो 16 करोड़ लोग, ₹3200 और 3200 करोड़ में 84 करोड़ रुपए बैंक में गए। बाकी से बताएं संघ वाले, बताएं भाजपा वाले, बताएं विश्व हिंदू परिषद वाले कि भाई तुमने एमपी खरीदे हैं कि एमएलए खरीदे हैं, या तुमने जो है या दफ्तर बनाया है, या विस्तार कहीं शाखाओं का किया है, या कहीं विदेश में दिए हैं, या कोई और गड़बड़ है। आप बताओ। आपके सामने मैं ये कुछ नहीं, मैं तो जो प्रशासन ने, मंदिर प्रशासन ने कहा अक्षरत वही बात कह रहा हूं। मेरी तरफ से कोई आरोप नहीं। जो मंदिर प्रशासन ने कहा मैं उसका हिसाब खाली लगा करके आपके सामने रख दे रहा हूं। आप इस चीज को देखिए कितना। अब आप एक वो जो राठौर है, क्या नाम है उनका, धौलपुर के, याद होगा आपको भी परसों। ना महिपाल सिंह की बात नहीं कर रहा हूं सर। अभी एक नया वो आए हैं कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब मंदिर बन रहा था तो मंदिर वालों के पास गए, सारे संत महंतों के पास गए, पुजारियों के पास, संघ के पास गए, और हमने कहा कि साहब धरती माता की कोख से पत्थर आते हैं, हमारे पास खनन का लाइसेंस है। पड़ा तो जी। ठीक है, हमारा तो है, हमको साहब कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे यहां से पत्थर ले जाओ। जो पत्थर वो आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा था, वो पत्थर ₹500 स्क्वायर फीट खरीदा गया। कितने करोड़ों रुपए के पत्थर लगे हैं। जो वो वर्मा जो आरोप लगा रहा था कि 40% हमसे कमीशन मांगी जाती थी निर्माण में, तो गलत थोड़ी है। तो खेल यहां पर नहीं। अब आप एसआईटी का खुलासा सुनिए, वो आपके लिए बड़ा मजेदार है। एसआईटी में हमारे कमिश्नर साहब हैं लखनऊ के, विजयकांत जी नाम है शायद उनका, एसआईटी को हेड कर रहे हैं। चोरी पकड़ने के लिए गए। मालूम है मध्यांचल वितरण निगम के ये एमडी थे, इनके ऊपर स्वयं गबन का आरोप था, मुकदमा है गबन का। बाप रे। वो लोग बताते 420, 465, पता नहीं कौन कौन सी धारा है, मेरे पास कागज है उन धाराओं के। तो जो आदमी स्वयं आरोपों के, भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में, जिसके ऊपर मुकदमा हो, वो एसआईटी की जांच कर रहे हैं। ये है खाली केस, क्या ना, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें हमें एकदम वितृष्णा करती हैं, और हम तो ये सब चीजें हम नहीं ले जा रहे हैं इनको जनता के सामने। ये जनता के सामने राम जी ले गए। हमारे बस का नहीं था ये खोलना, हमारे बस का नहीं था नोएडा के चैनलों को और जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के चैनलों को प्रेशराइज करना। ये दो डाकुओं की लड़ाई में खुल गया। एक आदमी कोई कागज मीडिया को दे रहा है, दूसरा आदमी कोई कागज दे रहा है, दोनों ताकतवर है, दोनों भाजपाई। अब आप इस चीज को देखिए अशोक भाई, आपको चीज देख करके बड़ी मजा आएगी।
अगर धर्म की बात करें तो अगर ट्रस्ट राम मंदिर का होना चाहिए तो धार्मिक होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर बाकी सारे धार्मिक मंदिरों ट्रस्ट में धार्मिक ही ट्रस्ट हैं। धार्मिक ट्रस्ट है तो आप बताओ, अगर धार्मिक ट्रस्ट होना चाहिए तो जैसे नरसिम्हा राव जी ने ट्रस्ट बनाया था, रामालय ट्रस्ट, चारों हम्म, शंकराचार्य जी थे उसमें, पांचों रामानुजाचार्य हम्म, जी थे, 13 उसमें अखाड़े बिल्कुल। थे। ठीक है ना। अब इस ट्रस्ट में कौन है? इस ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्रा, उनका आरएसएस धर्म से आरएसएस। क्या लेना देना? चंपत राय, उनका धर्म से क्या लेना देना? गोविंद देवगिरी संघ का प्रचारक रहा है, संघ दीक्षित है। अगर लोग कहते हैं कि वो महंत है, संत है, प्योर संघी है। ठीक है, बजरंग वो बागरा। है एक। अब ये बागरा साहब हो गए, चंपत राय जी हो गए। अभी तो मैं आपको बताऊं, वो क्या नाम, अभी जैसे कृष्ण मोहन जी, या किसी भी नाम, किसी का भी नाम आप ले लो, कोई धार्मिक आदमी हो तो सब बताओ। आरएसएस के। सिर्फ परमहंस जी को छोड़ दीजिए, परमहंस जी बेचारे अस्वस्थ हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्रस्ट का अगर धार्मिक स्वरूप होता तो क्या इसमें लूट हो सकती थी? शंकराचार्य जी होते तो लूट हो सकती थी, रामानुजाचार्य जी होते तो लूट हो सकती थी। 13 अखाड़ों में से छोड़ दीजिए शैव अखाड़ों को, वैष्णव अखाड़े होते तो लूट हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती सवाल नहीं थी, उठता। क्योंकि वो भगवान से डरते हैं और ये भगवान का व्यापार करते हैं। ये वो नास्तिक धार्मिक लोग हैं है, बेसिकली। ये नास्तिक मूल रूप से संघ और भाजपा हिंदू धर्म की दुश्मन है। और ये बात अब गांव गांव तक जा रही है। तो ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में राम जी लेकर के आए हैं। हम लोगों के हम तो बहुत मुद्दे, हम तो राफेल का मुद्दा उठाए, बन पाया? पेगासिस का मुद्दा उठाए, बन पाया? आप बताओ। तो हमको तो दबा लेते हैं लोग, लेकिन राम जी को कहां दबाएंगे? ठीक बात है। अब बस ये है कि कोई मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ से आपकी बाइट उठाकर ये ना कह दे कि कांग्रेस तो राम भरोसे बैठी हुई है, क्योंकि कुछ भी कहा जा सकता है हमारे समय हाँ, में। खैर। हाँ, हम तो एक बात और भी कहते हैं कि भैया ये भी कह दो, ये कहो तो कांग्रेस राम भरोसे बैठी, मानो तो कि हम राम भरोसे हैं। जी। हमको तो तो वही है कि जब सुरेंद्र भाई सामने होते हैं तो मन ये होता है कि घंटे 1.5 घंटे आराम से बतियाया जाए, आमने सामने बैठ के चाय पीते हुए बात की जाएगी। खैर वो बात नहीं है। जो मुद्दे आप बता रहे हैं और जो आपने घटनाएं बताई हैं, जिस तरह से 84 करोड़ की जमीन खरीदी जाती है चरी उगाने के लिए, चरी चारा उगाने के उगाने लिए। के लिए, हाँ, और आपके पास गौशाला नहीं है। हम गौशाला लोग नहीं है, किसान गौशाला। परिवारों से रहे हैं, तो हाँ, हमारे घरों में 1-2 गाय और बैल हुआ करते थे। उस जमाने में ट्रैक्टर इतना कहाँ था जब हम बच्चे थे। तो किसी जमीन का एक हिस्सा चरी के लिए, या गांव का जो गोकुल वाला हिस्सा चरी के लिए छोड़ हाँ, दिया था, उससे काम चल जाता था। सब काम लेकिन चल आप जाता था। 84 करोड़ की जमीन 3 गुने 4 गुने दाम पर खरीदते हैं, और ये सर चंपत 10 राय गुने। बंसल जी के करीबी लोग 10 गुने। हाँ, और 10 ये गुने। चंपत राय बंसल जी के आसपास के लोग हैं, जिनके नाम में उन्हीं की जाति लगी हुई है, उन्हीं के अपने लोग हैं जिन्होंने ये जमीन खरीदी है। मेरे ख्याल से संजय सिंह ने भी इस पर लिखा था काफी। इसके अलावा जो दिमाग खराब करने वाला है वो कुंभ के समय का आंकड़ा है। जब आपने श्रद्धालुओं की संख्या बताई तो मैंने मन में 4,000 5,000 करोड़ जोड़ा था, क्योंकि सुरेंद्र जी, हमारे घर के लोग भी मंदिर जाते हैं और हम हाँ, जानते हैं कि आज के वक्त में अगर आपकी स्थिति थोड़ी भी ठीक ठाक है तो 500 का नोट तो मंदिर में, शादी में और मंदिर में दोनों में, अब 100 का बिल्कुल। नोट नहीं चलता, 500 का, वो भी राम जन्मभूमि में श्रद्धा से लोग गए तो 500 रुपए चढ़ा के आते हैं। तो मैं 5-6 हजार करोड़ रुपए जोड़ रहा था। अब जनता के लिए है कि इस भ्रष्टाचार को भी चुपचाप बर्दाश्त करेगी, या खुद से ये सवाल पूछना शुरू करेगी कि जिनको अपना ठेकेदार बनाया है वो चौकीदार चोर तो नहीं है। ये सवाल अगर आप नहीं पूछ पाते हैं तो अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। लंबी बात करते तो ये सब भी करते। अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है। 2 और 4 6 और 2 8 जोड़ के जो डिप्लोमेसी चलाई जा रही है, इंडोनेशिया में जाके कहा जाएगा कि गुजरात से मुसलमान गए थे, और यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है वो आप जानते हैं। दलितों के साथ जो हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, वो जानते हैं। जमीनों की लूट चल रही है। और बहुत शुरू में सुरेंद्र भाई ने एक बात कही थी, और उसी बात को दोहरा के मैं बात खत्म कर रहा हूं, कि इस दौर का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ लूट का इतिहास कहा जाएगा, जो धार्मिक नफरत की आड़ में लगातार चलता रहा है। आगे भी सुरेंद्र भाई जब भी मिलेंगे तो उनसे बात होती रहेगी। जब सर, मैं आज के लिए इतना हमेशा ही। आपके साथ बहुत मिलना हमेशा एक सुखद अनुभव है। मेरे लिए भी साझा है ये सुख। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई।